दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम कोई कहानी पढ़ते हैं तो उसके जो किरदार होते हैं या फिर जो उसकी कहानी होती है वो थोड़ी थोड़ी जानी पहचानी से लगती है, लेकिन पढ़ने में मज़ा भी आता है। तो ऐसे ही कुछ कहानी है औघड़ की, और इसके विषय में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल किताबों की दुनिया में। इस चैनल पर मैं किताबों से संबंधित जानकारियाँ शेयर करता हूँ। तो अगर आपको किताबों में रुचि है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। तो आज की किताब की चर्चा शुरू करते हैं। आज की किताब है औघड़, और इसे लिखा है निलोत्पल मृणाल ने। औघड़ में आपको ग्रामीण जीवन की बहुत अच्छी झलक मिलती है। इसके साथ साथ ही आपको ग्रामीण स्तर पे जो राजनीति होती है और वर्चस्व की जो लड़ाई होती है वो भी आपको मिलेगी। इसमें जो स्थानीय जाति व्यवस्था के बीच में जो संघर्ष है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपको जो कुछ मुख्य किरदार मिलेंगे वो है बिरंची, जो कि बिल्कुल मस्त मौला लड़का है और अपनी धुन में रहता है और बिल्कुल खुले विचारों वाला लड़का है। उसकी अपनी एक अलग सोच है। किताब के विषय में कुछ और बताने से पहले मैं अपनी एक निजी राय आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो इस किताब में भी मुझे मिली, और मैंने कई सारे पहले जो किताबें पढ़ी हैं उसमें मिली थी। कई सारे उपन्यासकार जो हैं वो अपनी कहानी में उदासी को बहुत आगे रखते हैं। एक समाज में जो एक निराशा की जो स्थिति बनी हुई है उसी को केंद्र में लेकर कहानियाँ लिखते हैं। ये चीज़ मैंने कई बार नोटिस की है। लेकिन समाज में कुछ अच्छी चीज़ें भी तो हो रही हैं, कुछ क्या बहुत सारी अच्छी चीज़ें हो रही हैं। बहुत सारे ऐसी कहानियां हैं जिनसे आप एक आशा की प्रेरणा ले सकते हैं। पता नहीं ये सारे उपन्यासकार इन किताबों और इन कहानियों को इन किताबों में लेकर क्यों नहीं आते। हमेशा संघर्ष, निराशा, दुख। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जैसे मार्क्सवादी होते हैं या कम्युनिस्ट होते हैं, जिनकी हमेशा शिकायत रहती है कि सोसाइटी में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। उन्हीं का असर तो नहीं है इन लेखकों के ऊपर। तो इनसे निवेदन मेरा यही है कि कुछ कहानी ऐसे भी लिखें जिनमें संघर्ष करने के बाद जो किरदार है वो जीत जाता है, एक आशा की नई किरण मिलती है। उसे पढ़कर पाठकों को भी अच्छा लगेगा और अपने जीवन में भी उनसे वो बहुत कुछ सीख सकते हैं। खैर, आइए अब कहानी की तरफ बढ़ते हैं। तो ये कहानी है एक गांव, छोटे से गांव मलखानपुर की। वहाँ पर एक पुरुषोत्तम सिंह रहते हैं, जिनके परिवार का इस गांव के ऊपर काफ़ी वर्चस्व रहा है। और सिर्फ पुरुषोत्तम सिंह के समय से नहीं, उनके पूर्वजों के समय से भी ये वर्चस्व बन के रहा है। पुरुषोत्तम सिंह अब बूढ़े हो चुके हैं, तो उस वर्चस्व को बरकरार रखने की जो जिम्मेदारी है वो उनके बेटे फूकन सिंह पर आती है। और ये दोनों मिलकर जो ग्राम की जो प्रधान के जो चुनाव है उसमें इनको कुछ चुनौती देखने को मिल रही है। पिछली बार फूकन सिंह हार गए थे, तो इस बार वो किसी भी कीमत पर इस वर्चस्व को छोड़ना नहीं चाहते हैं और इस बार वो प्रधान का चुनाव जीतना चाहते हैं। इनके साथ है, जो इनको चुनौती दे रहा है वो है एक लड़का बिरंची, जो कि खुले विचारों वाला है, बिल्कुल अपनी अलग सोच रखता है। वो जाति व्यवस्था को बिल्कुल नहीं मानता है, उन सबको चुनौती देता है, सबको बराबर मानता है। उसने अपने एक मित्र को इनके खिलाफ खड़ा किया है चुनाव में। और ये मित्र कौन है? इस मित्र के पास पैसा बहुत है। ये बहुत पहले गांव को छोड़ कर चला गया था और अब काफ़ी समय बाद वापस आया है। बिरंची के साथ इसकी तालमेल काफ़ी अच्छी है, और बिरंची का यह सुझाव कि उसे प्रधान के चुनाव में खड़ा होना चाहिए उसको बहुत पसंद आता है और वो खड़ा हो जाता है। ये लड़का पहले गांव छोड़ के गया क्यों और इतने दिनों बाद वापस क्यों आया, ये जानकारी मैं यहाँ पे नहीं दूंगा, वो एक तरह से स्पॉइलर होगा। आप इस किताब को पढ़ें और उसके बारे में जानें। वो और भी दूसरी तार और कहानी के जो धागे हैं वो इस चीज़ से बंधे हुए हैं, तो मैं इसको यहाँ पर एक स्पॉइलर की तरह नहीं बताना चाहता। इस कहानी को बढ़ाने के लिए जो दो मुख्य पहिए हैं वो है जगदीश यादव और बैजनाथ। वो इस कहानी को आगे बढ़ाते रहते हैं और वो हमेशा इस फिराक में रहते हैं कि कैसे उनका उल्लू सीधा हो।
कहने को तो वो पुरुषोत्तम सिंह के खेमे से हैं और उनके हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं, लेकिन अगर अपना उल्लू सीधा करना हो तो वो दूसरी पार्टी से भी जाके मिलते हैं, वापस पुरुषोत्तम सिंह के खेमे में आ जाते हैं। तो इनका मतलब बस अपना उल्लू सीधा करना है। तो इस कहानी में चुनाव के पीछे की तैयारियां होती हैं, जो समीकरण बनते हैं उनके बारे में बताया गया है। साथ में कुछ ऐसी चीज़ें भी दिखाई गई हैं जो आजकल के हम न्यूज़ में या फिर अपने आसपास की जो घटनाएं हैं उनमें काफ़ी देखते हैं, जैसे कि कम्युनिस्ट विचारधारा वाले लोग जो होते हैं वो उनका धर्म का जो ज्ञान होता है कितना कम होता है और उस सीधे से उसको नकार देते हैं। उस चीज़ को भी इसमें एक पात्र के द्वारा दिखाया गया है। और ये भी दिखाया गया है कि धर्म के नाम पर कई लोग आंख मूंद कर विश्वास भी कर लेते हैं। तो इन दोनों चीज़ों, दोनों पहलुओं को इसमें रखा गया है। अब मैं आता हूँ उस बात पर जिसकी मैंने शुरुआत की थी इस वीडियो में, कि ये किरदार जाने पहचाने कैसे लग रहे हैं और कहानी जानी पहचाने कैसे लग रही है। तो पुरुषोत्तम सिंह और फूकन सिंह जो हैं, अगर आपने गैंग्स ऑफ वासेपुर नाम की मूवी देखी है तो उसमें जो रामाधीर का किरदार था वही तो है पुरुषोत्तम सिंह। वहाँ भी रामाधीर एक वर्चस्व की लड़ाई जो उसने काफ़ी समय से बना के रखी हुई थी उसको वो बरकरार रखने की लड़ाई किसी भी कीमत पर उसको बरकरार रखना चाहता है। पुरुषोत्तम सिंह का काम वही है। वहाँ पर रामाधीर का बेटा उसके साथ है, यहाँ पर पुरुषोत्तम सिंह का बेटा फूकन सिंह उनके साथ है। जो दूसरे किरदार हैं जगदीश यादव और बैजनाथ, वो आप मकबूल मूवी के जो ओमपुरी और नसरुद्दीन सागर का जो किरदार था वैसे ही है। वो भी दोनों पार्टी के साथ मिलकर रहते हैं, यहाँ पर ये भी दोनों पार्टी के साथ मिलकर रहते हैं, लेकिन इनको ये समझ होती है यहाँ पर इतनी ज़्यादा कि कौन सा पार्टी ज़्यादा ताकतवर है और उसके फेवर में वो ज़्यादा रहते हैं। फिर अगर मैं बिरंची की बात करूँ तो आपको आमिर खान याद आ जाएंगे लगान के, जो उन्होंने भुवन का किरदार किया था। वो भी वैसे ही उनके पिता की मृत्यु हो चुकी थी और वो अपने माँ के साथ रहते थे और उन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक लड़ाई लड़ी थी। यहाँ पर बिरंची भी वही है, वो अकेला रहता है अपनी माँ के साथ और उसके पिता की मृत्यु काफ़ी पहले हो गई होती है और वो फिर पुरुषोत्तम सिंह के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ता है। तो इस तरह से आपको किरदार और कहानी का जो फ्लो है वो आपको लगेगा कि ये जाना पहचाना है, कई सारी चीज़ों को मिलाकर एक फार्मूले की तरह फिट कर दिया गया है। जो चीज़ मुझे अच्छी लगी वो थी इस लेखन शैली, उसमें काफ़ी नवीनता थी और मेरे हिसाब से शायद यही एक ऐसी चीज़ थी जो मुझे इस कहानी पे बांध कर रखी थी। तो अगर आपने ये किताब नहीं पढ़ी है तो उसका अफसोस भी करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप पीयर प्रेशर में आकर या फिर इसी तरह के किसी और बुक रिव्यूज़ को पढ़कर या सुनकर आप ये पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ भी सकते हैं। अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको किताब कैसी लगी इसके बारे में ज़रूर बताइएगा और अपने राय जो है अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में भी ज़रूर आप बताएं। मैं फिर मिलूँगा एक नए वीडियो में एक नई किताब की चर्चा के साथ। तब तक आप मस्त रहिए, लाइफ एंजॉय करते रहिए और किताबें पढ़ते रहिए। बाय बाय।